हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने लास्ट कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें प्रीवियस ईयर जो दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आए थे सीएसआई नेट एग्जाम में वो कवर किए थे। कुछ टॉपिक से हमने देखे थे जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, और आज हम करने वाले हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक या फिजिकल, सबके क्वेश्चंस आते हैं सीएसआई नेट एग्जाम, गेट एग्जाम दोनों में। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई मार्क्स के क्वेश्चन 20-30 मार्क्स का वहां से पोर्शन आ जाता है। तो ये इतना, इसको छोड़ना तो है नहीं, छोड़ोगे तो फिर 20-30 मार्क्स आपके एम ही चले जाएंगे। तो इसलिए इसको करना तो जरूर पड़ेगा। लेकिन हम किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें। जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। कुछ वीडियोस आगे जो नेक्स्ट आने वाली हैं उनमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी फिजिकल हो ऑर्गेनिक हो वो पहले से ही मैंने कवर करा रखे हैं चैनल पे, आप देखना वीडियोस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, आईआर हो, आपकी जो कुछ फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल वाइब्रेशनल, वो सब कराई गई हैं। उनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर लेना। सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को वहां से आप अच्छे से समझ सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आया था दिसंबर 2023 जो एग्जाम हुआ था सीएसआई नेट का। ओके, पूरा मैंने यही लाइन नहीं लिखी है, क्या था वहां पर यही था कि आपको एक ही मॉलिक्यूल इस तरीके से दिया हुआ है, 2 कॉलम दिए हैं पी क्यू, इसमें सारे आपके प्रोटॉन जो भी जितने तरह के प्रोटॉन है उन सबको दिया है। यहाँ पर उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू किससे रिलेटेड है वो आपको यहाँ मैच करके बताना है। तो पहले तो ये देख लो, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इथाइल एक्राइलेट इसका नाम होता है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था। इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हैं, HA, HB, HC, इनको ABC करके हमने अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, अब इनमें वैसे तो तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस है किस चीज का, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज का। तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कौन से की कौन सी वैल्यू होगी। और इनमें भी आप देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें भी नहीं है, पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको हमें इससे दिखाना है। अब यहाँ पर इसके ब्रैकेट में कुछ और चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो है ही, साथ में देखो ये चीज तो कॉमन है कि डबलेट आ रहा है, ये चीज तो कॉमन है और है भी। देखो अगर आप इस H को देखो, इसके पास ये वाला H, इसके पास ये वाला H, इन दोनों की वजह से क्या आने वाला है, इसका एक डबलेट आने वाला है। ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी डबलेट आ गया। तो ये सब तीनों में हो रहा है, चाहे इसकी बात करो इसकी या इसकी। ओके, तो इससे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो जे वैल्यू, जे क्या होता है हमारा, किसके लिए होती है जे वैल्यू, ऑर्थो कपलिंग जो होती है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये। जे होता है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। ऑर्थो कपलिंग जो होती है हमारी, कपलिंग कई तरीके की होती है, ऑर्थो, पैरा, मेटा, जैसे कि बेंजीन रिंग होती है उसमें। और यहाँ पर हमारी किस तरह की कपलिंग हो सकती है, देखो यहाँ पर पहले वैल्यूज देखो, 16, 16, 10, 10, 4, 4, इस तरीके से वैल्यूज हैं, यानी कि 2 कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। इसमें ये 2 कॉमन है, इसमें ये 2 कॉमन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें, कैसे इसकी स्टार्टिंग करें, इसके लिए सबसे जरूरी है आपको इन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो भी वैल्यूज हमारी ज्यादा हायर वैल्यूज जो होती है हमारी, लाइक 16 तक, 15 to 16 हो गई हमारी, या फिर 10 से अबो कह लो आप, 10 to 16 जो आती हैं वो सब किसके लिए होती है, हमारी ट्रांस एल्कीन के लिए, वो होती है हमारी ट्रांस एल्कीन के लिए। और जो भी वैल्यूज हमारी 10 तक की हैं, लाइक 8 to 10 मान लो है, वो किसके लिए होती है, हमारी सिस एल्कीन के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ट्रांस एल्कीन के कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है देन सिस एल्कीन वाले से। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 16 है और ये भी 16 है, ये 10 है, यानी ये तो प्रॉपर हमारे ट्रांस के लिए है और ये सिस के लिए है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सिस ही देख लो आप कि कौन सा जो हमारा हाइड्रोजन है वो सिस है। तो यहाँ पर HA की बात अगर करो, देखो ये जो HA है ये हमारे इस HC के और HB दोनों के सिस दिख रहा है, यहाँ पर इसके सिस दिख रहा है। और ये जो HB वाला है हमारा, ये इस HC के ट्रांस दिख रहा है। ठीक है, B और C वाले दोनों ट्रांस हैं और HA HC वाले दोनों सिस हैं। तो जहां पर हमारे ट्रांस की बात हो रही है, यानी कि ये जो 16 वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू ये किसकी होंगी हमारी, या तो HBHC की
और ये वाली वैल्यू किसकी है, सिस वाले की, यानी इस HA की। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो HA की वैल्यू है वो 5.8 होगी। ठीक है, ये हमारी ए का थर्ड आंसर यहाँ पर आ गया। ये किससे पता चला हमें, सिर्फ कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि ये जो HA है ये इस HC के सिस में है और ये HB जो है इस HC के ट्रांस में है, तो सिस और ट्रांस वाले की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि ये सिस है, लेकिन इन दोनों में अब कैसे पता चलेगा कौन सी है। तो यहां पर भी एक चीज और कॉमन आपको पता होनी चाहिए वैल्यू की, जो हमारी जेमिनल कपलिंग होती है ना, जेमिनल हाइड्रोजन कह लो, या जेमिनल कौन सी पोजीशन होती है, जब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे, जेमिनल। और इसको याद करने का भी इजी तरीका है, जेमिनल मतलब जैम, जेमिनल जैम यानी जैम लग गया, यानी एक ही जगह पे बहुत सारी क्राउड हो जाना, जाम, तभी तो जैम होता है ना, ट्रैफिक जाम होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्राउड हो गई वहां पर। तो इसीलिए जब कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे एक साथ तो क्राउड हो गई उस पर, तो ये वाला हमारा जेमिनल पोजीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जेमिनल कपलिंग जब होती है तो जेमिनल के लिए जो जे की वैल्यू आती है वो हमारी 3 to 4 इसके अराउंड आती है, 4 समथिंग। ठीक है, यानी कि वो ये वाली वैल्यू है 4। अब क्योंकि ये 4 तो ऑलरेडी सिस के लिए हो गया, तो बचा फिर ये वाला 4। तो यहाँ पर जेमिनल के लिए 4 वाली पोजीशन होनी चाहिए। तो फिर जो ये हमारा HA और HB, HA तो ऑलरेडी हो गया, तो ये B वाले की वैल्यू है, जो B है ना ये जेमिनल, इसकी वैल्यू है ये 4। तो B वाले का आंसर जो आएगा वो सेकेंड वाला आएगा। ठीक है, और ये जो थर्ड बचा है फिर ये तो फर्स्ट ही हो जाएगा ऐसे। तो यानी कि ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे इस तरीके से लिखे हुए, ए का आंसर है थर्ड, बी का आंसर है सेकंड एंड सी का आंसर है फर्स्ट। इस तरीके से आपके कई सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज होती है, आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा जरूरी होती है। ये अगर आपको पता है ना कि ज्यादा वाली वैल्यू ट्रांस की है, ये सिस की है, ये जेमिनल के लिए होती है, तो ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। इसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ और सोचूं कि क्या हम इसको इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता सिस ट्रांस वाली, तो क्या हम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ये वाला ग्रुप जो है एस्टर ग्रुप, इसके पास जो है ये वाला कार्बन, ये कैसा हो, ये जो हाइड्रोजन लगा है इस वाले कार्बन पे कैसा होगा, शील्डेड होगा या डिशील्डेड होगा, कैसे पता चले, यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगेगा इसका। ठीक है, तो इस वजह से जो इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, तो ये डिशील्डेड होगा ना, ये डिशील्डेड होगा, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए इस HC की, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है क्या, 6.11, तो ये किसके लिए है, HC के लिए ही है। तो यहाँ से ये चीज तो हमारी यहाँ से भी क्लियर हो रही है। अगर हमें ये वैल्यूज से मतलब नहीं है तो हम यहाँ से भी ये क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बट इसके बाद फिर जब HA और HB की बात आएगी तब फिर क्या करोगे, इसके लिए तो पता होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज में से आप इसमें किस बेस पे इसको कम ज्यादा बताओगे ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो एक चीज तो हमने बता दी यहाँ से, लेकिन दूसरी चीज बताने के लिए आपको आइडिया होना ही चाहिए वैल्यूज का क्या होती है। आई होप समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होता है, 2 मार्क्स में था क्वेश्चन, तो ये वैल्यूज हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये हमारा 4 मार्क्स का था और दिसंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, A molecule shows 2 absorptions at 896 and 960 Hz in its carbon-13 NMR spectrum in a magnetic field of 3 Tesla। क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो 3 टेस्ला है, और वहां पर हमारे 2 एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें वहां पर दिख रही हैं कार्बन-13 NMR की, एक 896 और एक 960 हर्ट्ज पे। ठीक है, वैसे यहाँ पर शायद मेगा हर्ट्ज लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आपके जो एग्जाम में था वो गलत था, यहाँ पे हर्ट्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो बताती हूँ अभी। तो ये इतना होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट्स इन ppm आपको बताना है। आपको ये बताना है कि कोई एक स्केल है मान लो, वहां पर कुछ फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं
एक फ्रीक्वेंसी तो हमारी आ रही है 896 हर्ट्ज पे, दूसरी आ रही है हमारी 960 हर्ट्ज पे, ठीक है। और तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट होगा, यहाँ मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 ppm से, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी केमिकल शिफ्ट की, तो वो हमें ये बताना है कि ये कौन से वाले केमिकल शिफ्ट पे इसका आंसर आ रहा है, ये कौन सी वैल्यू है जो केमिकल शिफ्ट की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कैसे पता चलेगा, केमिकल शिफ्ट कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है। तो केमिकल शिफ्ट के लिए हम डेटा का यूज करते हैं पीपीएम में। ऊपर की साइड होती है हमारी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपका न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, प्रिसिशन कर रहा है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है, और ये हमारी हर्ट्ज में होनी चाहिए, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये होनी चाहिए किसमें, मेगाहर्ट्ज में। जब आप हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज को डिवाइड करते हो तभी वो आता है हमारा पीपीएम में, क्योंकि हर्ट्ज होता है हमारा 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। तो जब हर्ट्ज हमारा, इस मेगाहर्ट्ज को अगर आप इधर नीचे लेके जाओगे तो ये हमारा 10⁻⁻6 समथिंग हो जाएगा, यानी वो पीपीएम। जब भी कोई चीज 10⁻⁻6 होगी तो वो पीपीएम में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज देखनी है, एक तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये चीज जो है ना आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस तरीके से न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, प्रिसिशन कर रहा है, फिर रेजोनेंस हो रहा है, उससे क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब चीजें हम लास्ट वीडियोस जो हुई हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वहां पर मैंने कवर कराई है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो वीडियोस देखना एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर क्या दी हुई है, ये तो हमें दी हुई है 896 एंड 960, पर हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। तो पहले तो हमें यही वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि एनएमआर की बात हो रही है तो कौन सी वेव्स यूज होंगी, रेडियो वेव्स, ठीक है। एनएमआर की बात हो रही है तो रेडियो वेव्स वहां पर यूज होंगी, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, या तो न्यू बोल लो या फिर न्यू आर बोल लो, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, हम खाली न्यू भी बोल देते काम चलेगा। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी गामा अपॉन 2π/V0, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। गामा क्या है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है गामा होता है मैग्नेटोगायरिक रेशियो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, 2π पता ही है कांस्टेंट, V0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 टेस्ला। तो बस क्या करना है, हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुट करो 6.72 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड इंटू 3 टेस्ला डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14। ये पाई की वैल्यू है, किस में होती है, रेडियन में। यहाँ रेडियन से रेडियन कैंसिल, टेस्ला से पर टेस्ला कैंसिल, बचा क्या, पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू आई है हमारी न्यू इज इक्वल टू, ये आई है हर्ट्ज में, और ये वैल्यू क्या आती है हमारी 3.21 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज। ये इसको सोल्व करके आता है, कैलकुलेटर से एक बार और सोल्व कर लेना, यही आएगा, ठीक है। 3.21 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज। लेकिन हमें क्या कहा है कि जो स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मेगाहर्ट्ज में होनी चाहिए, तो इसको मेगाहर्ट्ज में चेंज कर लो। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मेगाहर्ट्ज, वाइस वर्सा हो गया ना, 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 10⁻⁶। इसको जब हम डिवाइड में ले गए तो -6 हो गया। तो इस हर्ट्ज को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनटू करना पड़ेगा 3.21 इंटू -6 से, तब जाके ये मेगाहर्ट्ज में आएगा। यानी यहाँ 10⁻⁷ -6 करोगे तो बचेगा 10, और ये जब 10 से आप इसको डिवाइड करोगे 32.1 के अराउंड आएगा, 32.1, ठीक है। या फिर इसको नियरली 32 ही मान लो, 32 मेगाहर्ट्ज। ये आई है आपके इस स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालनी है केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज, दोनों हमारी जो एब्जॉर्प्शन पीक्स है उन पे। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले तो
पहले वाली फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो ये हमारी 896 हर्ट्स दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी वहां पर इतने हर्ट्स है, डिवाइड बाय 32 मेगा हर्ट्स हो गई आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 28। ये आई है आपके पीपीएम वैल्यू, पहले केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। कहीं दिख रहा है 28? दिख रहा है, तो आंसर तो यही है, कहीं और तो है ही नहीं हमारा 28। दूसरी भी देख लो निकाल के, इसको भी जब आप डिवाइड करोगे 960 को 32 से, तो ये भी क्या आंसर आएगा हमारा 30 पीपीएम। ठीक है, तो यहां से हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है कि एक की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर जो ये लेंगे ये 28 होगी और यहाँ पर जो लेंगे वो 30 होगी। यहाँ पर अराउंड 0 पीपीएम है। ठीक है, और जो टोटल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है वो कितनी है 32 मेगाहर्ट्ज। 32 मेगाहर्ट्ज का हमारा पूरा ये इंस्ट्रूमेंट था और उसमें इस तरीके से हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिल गई 28 और 30 पे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, एक तो केमिकल शिफ्ट का, ऊपर हर्ट्ज नीचे मेगाहर्ट्ज होता है इस तरीके से, और दूसरा हमें जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो का था उससे जब हम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले जरूरी होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज तो ये 2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए थे क्वेश्चन लास्ट ईयर, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।